नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म महतो सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th के हिंदी का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि वैज्ञानिक चेतना में जो जागृति, जो जान को पैदा कर दिए हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो यानी वेंकट रमन जी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में, इनकी जन्म कब हुआ था, इनका पढ़ाई लिखाई कब हुआ था, कैसे कैसे इनका विकास हुआ, ये सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिस पाठ के राइटर हैं कौन है भाई? धीरंजन मालवीय। धीरंजन मालवीय का जन्म 9 मार्च 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 1952 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा चैप्टर चालू करने से पहले हम लोग धीरंजन मालवीय यानी कि जो पाठ के कवि हैं, उस कवि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे जानते हैं और शॉर्ट तरीका में कि देखिए, धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के हुरावा गांव में 9 मार्च 1952 को हुआ। यानी धीरंजन मालवीय जो कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के नालंदा जिला के रहने वाले थे। धीरंजन मालवीय कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के नालंदा जिला के रहने वाले थे। उनका जन्म 9 मार्च 1952 ईस्वी को हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो यह पढ़ाई लिखाई में एमए, एमएससी, एमए, एमबीए, एलएलबी, यानी कहने का मतलब है कि एक बार एमए की डिग्री इन्होंने लिया, एक बार एमएससी का डिग्री लिया जिसको मास्टर डिग्री भी बोलते हैं, एक बार एलएलबी ला यानी कि वकील का डिग्री लिया, एक बार एमबीए का डिग्री इन्होंने लिया। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवीय अभी भी वैज्ञानिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के काम में जुटे हुए हैं। यानी कि जो धीरंजन मालवीय है, यह आकाशवाणी या दूरदर्शन से जो भी जानकारी होती है, जो भी खबरें होती है, वह लोगों तक पहुंचाने के क्रम में, लोगों तक पहुंचाने के काम में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य करने के दौरान मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन और प्रसारण करते रहे। यानी आकाशवाणी में यह काम करते रहे और आकाशवाणी में काम करते रहे। बीबीसी, आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में काम करने के अंतर्गत इन्होंने मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका, मालवीय रेडियो विज्ञान पत्रिका जिसका ज्ञान विज्ञान का भी इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। मालवीय की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली के लिए हुए हैं। यानी कि जो मालवीय का भाषा है वह सीधा था, एकदम सीधा, सरल। सरल का मतलब एकदम आसान, और वैज्ञानिक शब्दावली यानी कि वैज्ञानिक का जो शब्द होता है, वैज्ञानिक शब्दावली मतलब वैज्ञानिक भाषा में जो शब्द होता है उसको वैज्ञानिक शब्दावली कहते हैं। यथावश्यक अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग भी वे करते हैं। यानी कि जो धीरंजन मालवीय हैं, उनका अधिकतर जो भाषा है वह सीधी, सरल यानी और वैज्ञानिक शब्दावली है, और वह अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग शब्दों का भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मालवीय ने कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां लिखी हैं, जो इनकी पुस्तक विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। यानी मालवीय ने बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक की संक्षिप्त जीवनियां को लिखा है जिनका पुस्तक है, क्या नाम है पुस्तक है भाई? विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक। विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक के पुस्तक में क्या है? संपादित है। यानी कि विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक के नाम से एक पुस्तक इन्होंने क्या किया था? निकाला था। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का जीवनी जो क्या है? संक्षिप्त में लिखा हुआ है। देखिए, अब जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, कह रहा है प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया गया है। यानी कि जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, उस पाठ में वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन को जो नोबेल पुरस्कार, यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रामन को जो नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक को जो नोबेल पुरस्कार मिला गया है,
उनके चित्रण के बारे यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवनी के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। वेंकट रामन कुल 11 साल की उम्र में मैट्रिक, विशेष योग्यता के साथ साथ इंटरमीडिएट, भौतिक और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए थे। यानी कि जब सीवी रमन यानी कि सीवी यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन कहा जाए, सीवी रमन कहा जाए, तो इन्होंने 11 साल की उम्र में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सफलता हासिल कर लिया था। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री इनके पास थी। जब वो 18 साल तक पहुंचे, जब वो 18 साल के हुए तो उन्होंने बीए प्रथम श्रेणी से एमए करके वो 18 साल की उम्र में कलकत्ता के भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया। और उस जॉब, कौन से जॉब ज्वाइन किए थे, तो जनरल अकाउंटेंट का, किसका, जनरल अकाउंटेंट का उन्होंने क्या किया था, जॉब ज्वाइन किया था। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने के बाद सीवी रामन ने अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह में के बारे में लिखा था। यानी कि कहने का मतलब है कि सन 1930 ईस्वी में सीवी रामन को जब पुरस्कार मिला था, जब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उस पुरस्कार के बारे में सीवी रामन ने अपने मित्र को लिखकर क्या किया था, बताया था। मित्र को पत्र लिखकर क्या किया था, उस पुरस्कार समारोह के बारे में बताया था। अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर और बहुत आसानी से एकदम पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, एकदम आसान भाषा में पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। लास्ट तक अगर आप लोग बने रहते हैं तो आप लोग के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है एकदम पॉइंट बाय पॉइंट एमसीक्यू के साथ मैं यहां पर बताने वाला हूं। थोड़ा सा क्लास लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिफाइन करने वाला हूं। और आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, लिखते जाइएगा, तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आइए अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। कह रहे हैं कवि कि पेड़ से जो सेब गिरता हुआ है या पेड़ से कोई फल गिरता हुआ है तो सब लोग कई दिनों से, बहुत सदियों से देखते आ रहे थे, लेकिन कोई इसके पीछे का, कोई उसके पीछे का कारण का पता नहीं लगा सका कि जो पेड़ से सेब जो होता है वह नीचे गिरता है। तो सबसे पहले किसने पता लगाया था, तो न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। क्यों समझ नहीं पाया था, क्योंकि न्यूटन जी क्या थे कि जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे और किसी सोच में बैठे हुए थे, तब तक से अचानक एक सेब उनके पास क्या हुआ, पेड़ से नीचे गिर गया। तब तक से उनका ध्यान गया भाई कि ये जो सेब है वह सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो इन्होंने इसके बारे में, इसके पीछे के लॉजिक का क्या किया, पता किया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र का नील वर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन जिस तरीका से सदियों से गिरते आ रहे फल को बारे में जानने के लिए, नीचे गिरते हुए फल के बारे में न्यूटन ने जाना था, उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का पर्दे का रहस्य हटाया था। उसी प्रकार से जो सर वेंकट रामन जी हैं, सदियों से समुद्र में नीले वर्णीय आभा, मतलब नीले रंग का जो आभा है, नीले रंग का जो प्रकाश है, बहुत सारे लोग देखते आ रहे हैं, बहुत समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन कोई इस रहस्य का पता नहीं लगा पाया कि भाई उसका रंग नीला ही क्यों होता है, किस कारण से समुद्र का रंग नीला होता है, समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी पर्दे पर से
उसी रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए जो सीवी रामन है वो हम लोगों के सामने उपस्थित हुए। ये देखिए बात कब की है, बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र की निहारना प्राकृतिक प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। यह बात कब की है, तो यह बात सन 1921 ईस्वी के है कि जब सीवी रामन समुद्र की यात्रा पर थे, समुद्री यात्रा पर थे, और समुद्र का जो नाव का जो डेक होता है, नाव का जो आगे वाला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा पर खड़े होकर समुद्र का और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, और वह उनको बहुत अच्छा भी लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे, यानी कि वह जब वो समुद्र को निहारते थे, समुद्र को देखते थे, तो बहुत समय तक वह घंटों घंटों तक उस समुद्र का जो नीली आभा है, नीला प्रकाश है, उस नीले रंगों में क्या होते थे, खोए रहते थे। लेकिन रामन केवल भावुक प्राकृतिक प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। यानी कह रहे हैं कवि कि जो रामन है, जो सीवी रामन है, वो केवल प्राकृतिक प्रेमी ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी थी। वैज्ञानिक की जो जिज्ञासा होती है, उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी थी, और तब तक से जो उनके अंदर वैज्ञानिक जिज्ञासा थी, वह उनसे क्वेश्चन पूछ बैठी, प्रश्न पूछ बैठा कि आखिर जो समुद्र का जो पानी है वह नीला ही क्यों होता है, कोई और रंग का क्यों नहीं होता है, हरे रंग का क्यों नहीं होता है, नीले रंग का, लाल रंग का क्यों नहीं होता है, पीला रंग का क्यों नहीं होता है, आखिर जो समुद्र का पानी वो नीले रंग का ही क्यों होता है। ठीक है, रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वो विश्व विख्यात बन गए। जब यह सवाल उनके माइंड में चला, तो सवाल के जवाब को, सवाल के आंसर को ढूंढने में लग गए, और जैसे ही इस सवाल का जवाब ढूंढे, जैसे ही सवाल का हल ढूंढे, वह पूरे विश्व विख्यात बन गए। पूरे देशों में, पूरे विश्व में यह क्या होने लगे, जाने लगे। आगे देखिए, आगे क्या है, कह रहे हैं कि रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। यानी कि सीवी रामन का जो जन्म है 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के, रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रामन का जन्म कब हुआ था, रामन का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को। कब हुआ था, रामन का जन्म कब हुआ था, 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी को। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि रामन का जन्म कहां हुआ था, रामन का जन्म कहां हुआ था। तो रामन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में रामन का जन्म हुआ था। यहां से 2 क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। यानी कि रामन के जो पिता थे वो विशाखापत्तनम में, तमिलनाडु के विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। ठीक है, शिक्षक थे। पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिक पढ़ाते थे, पिता इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। यहां से भी आप लोग एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यह बन सकता है कि सीवी रामन के जो पिताजी हैं वो बचपन से क्या पढ़ाते थे। सीवी रामन के जो पिता हैं वो बचपन से क्या पढ़ाते हैं, तो सीवी रामन के जो पिता हैं वो बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे, अपने बेटे को, सीवी रामन को भी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन 2 विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। इसमें कोई संदेह करने की बात ही नहीं है। जिन 2 विषयों ने, कौन सा 2 विषय था, गणित और भौतिकी, गणित और भौतिकी,
गणित और भौतिकी के चलते ही वह विश्व विख्यात बने थे। गणित और भौतिकी के चलते ही वो क्या बने थे? विश्व विख्यात बने थे। इनमें कोई संदेह वाली बातें नहीं है। और जिसका नींव, गणित और भौतिकी के नींव उनके पिता ने बचपन से ही क्या किया था? तैयार किया था। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने बेस पर ध्यान दिए, आप अपने नींव पर ध्यान दीजिए, तो आपका जो आने वाला भविष्य हो क्या बनेगा? उज्जवल होगा। बात समझ में आया? तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग अपने नींव मजबूत नहीं करते, अपना बेस मजबूत नहीं करते हैं, लगते हैं अपना क्या बोलते हैं भविष्य को देखने के लिए। तो ऐसे आप लोग बच्चों कभी नहीं कीजिए, क्योंकि जब तक से आप अपने नींव को कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक से भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एमबीए कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। यानी कि जो कॉलेज की पढ़ाई की पहले तिरुचिरापल्ली से एमबीए की, उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिर की, उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफी ऊंचे अंक हासिल किए। जब इन्होंने बीए की परीक्षा दी और एमए की परीक्षा दी तो दोनों ही परीक्षाओं में बहुत ऊंचे अंक इनको क्या हुए? प्राप्त हुए। ठीक है। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। यानी कि रामन का जो दिमाग था वह बचपन से ही विज्ञान के रहस्यमय चीजों को सुलझाने के लिए क्या था? बेचैन रहता था। ठीक है। आगे देखिए। अपने कॉलेज के जमाने से उन्होंने शोधकर्ताओं में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। यानी कि जब वो कॉलेज के जमाना में अपना पढ़ाई करना शुरू किए थे तो उसी समय से इन्होंने शोध करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। और उनकी जो पहला शोध पत्र था उसमें एक मैगजीन था। कौन सा मैगजीन का नाम था भाई? तो फिलोसफिकल मैगजीन का नाम था। और उस मैगजीन में इनका पहला जो शोध पत्र था प्रकाशित हुआ। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सीवी रामन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ? सीवी रामन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ? तो सीवी रामन का पहला शोध पत्र फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। किसमें? फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। उनकी दिल्ली इच्छा तो यह थी कि वे अपना सारा जीवन शोधकर्ताओं को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोधकर्ता को पूरे समय के करियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। उनका अंदर की व्यवस्था है, उनका पूरा मन यह था कि अपना पूरा जीवन शोधकर्ता में ही, यानी कि रहस्य को सुलझाने में ही क्या कर दे? लगा दे अपना पूरा जीवन शोध करने में, रहस्य को सुलझाने में। लेकिन उस समय ऐसा कोई खास व्यवस्था नहीं था। ऐसी करियर में वैज्ञानिक दृष्टि में उस समय वैज्ञानिक में क्या था? कोई खास व्यवस्था नहीं था, कोई खास करियर के रूप में कोई अपनाता नहीं था। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। यानी कि उस समय जब कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई अच्छा खासा करियर की व्यवस्था नहीं थी तो रामन भी उस समय क्या हुए? जो सरकारी नौकरी क्या है? क्रेज चलता है भारत में आज भी, और खासकर बिहार में और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में और सरकारी नौकरी का क्या होता है? क्रेज चलता है। तो जो सीवी रामन है वो भी भारत सरकार के वित्त विभाग के अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। उनकी ड्यूटी कहां लगी? कलकत्ता में। यह कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है, देख लीजिए। ठीक है। जब सीवी रामन की क्या बोलते हैं कि वित्त विभाग में अफसर बने तो उनकी तैनाती कहां हुई? तो कलकत्ता में हुई। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए। आगे कह रहे कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान सर चंद्रशेखर वेंकटन रामन उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। यानी कि जब कलकत्ता में इन्होंने क्या किया था? नौकरी कर रहे थे, तो उस दौरान भी इन्होंने जो इनकी रुचि थी खोजने की, शोध करने की, उस रुचि को बनाए रखे थे। उस चीज को अपने मन में क्या किए थे? बनाए रखते थे। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वो लौटते हुए बहू बाजार आते और जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द
क्वालिटीनेस ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। यानी कि जब जब उनको ऑफिस से टाइम मिलता था, जब जब उनको ऑफिस से टाइम मिलता था, तो कोलकाता में एक बहु बाजार था। कोलकाता में कौन सा था? बहु बाजार था। और उस बहु बाजार में एक लाइब्रेरी था, सॉरी एक क्या था? प्रयोगशाला था। उस प्रयोगशाला का नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। और उसमें वो क्या करते थे? जाते थे। यह अपने आप में एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। यानी कि यह जो संस्था थी, कौन संस्था थी भाई? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द क्वालिटिवेशन ऑफ साइंस। इस संस्था के निर्माता कौन है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द क्वालिटिवेशन ऑफ साइंस संस्था के निर्माता कौन है? तो भाई डॉक्टर महेंद्र लाल, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने बहुत मेहनत करने के बाद, अथक लगन और प्रयास करने के बाद इस संस्था को क्या किया था? बनाया था। इस संस्था का उद्देश्य था कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। जो संस्था बनाता है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो संस्था बना था, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे भारत देश में वैज्ञानिक चेतना क्या होना है? विकास करना ही था। अपने महान उद्देश्यों के बावजूद इस संस्था के पास साधनों का नितांत अभाव था। यानी कि इस उद्देश्य के साथ, इस महान उद्देश्य के साथ उस संस्था में जो साधन था वो क्या था? बहुत ही कम था। उस संस्था में क्या था? साधन जो था बहुत ही कम था, साधन का अभाव था। रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। यानी कि जब भी सीवी रामन उस संस्था में जाते थे, तो जो उस संस्था में उपकरण रखा गया था, उस उपकरण से जो भी काम चलाऊ होता था, काम चलाने के लिए परमानेंटली नहीं, काम चलाऊ उपकरणों से यह क्या करते थे? शोध का काम करते थे। ठीक है, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर से में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोरों से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। यानी कि यह एक तरह का जिद था, एक तरह का जुनून था कि भला जो व्यक्ति पूरे दिन दफ्तर में काम करे, पूरे दिन ऑफिस में काम करके आए और वह व्यक्ति पूरा थका हुआ रहा था, लेकिन यह इनके अंदर क्या था? जिद था और जुनून भी था। और वह बहु बाजार आते थे और उस प्रयोगशाला में जाकर जो भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उस पर क्या करते थे? काम करते थे। ऑफिस से लौटने के बाद भी उन दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि जिस समय यह लग रहे थे, उन दिनों यह वाद्य यंत्र, यानी कि जैसे बिंजू हो गया, ढोलक हो गया, बांसुरी हो गया, ये सब वाद्य यंत्र होते हैं। ये सारे वाद्य यंत्र के जो ध्वनि निकलते हैं, इसमें जो इस रहस्य पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, उस रहस्य पर से पर्दा हटाने के पीछे यह क्या कर रहे थे? जो हमारे डॉक्टर सीवी रामन जी हैं, जो सर हमारे सीवी रामन जी है, उस रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। इस दौरान जब यह उसके रहस्य पर से पर्दा हटा रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने देसी वाद्य यंत्र और विदेशी वाद्य यंत्र, उन दोनों का क्या किया था? बहुत गहरी अध्ययन किया था। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में वे वायलिन, चेलो या पियानो जैसी विदेशी वाद्य आए। वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। यानी कि जब यह वाद्य यंत्र पर शोध करने का काम कर रहे थे, तो इन्होंने कौन कौन सा वाद्य यंत्र पर शोध किया था? तो वायलिन पर काम किया था, चेलो पर काम किया था, पियानो पर काम किया था। ये सब विदेश से आए थे। ये सब कहां से आए थे? विदेश से आए थे। और वही है, एक बीड़ा हो गया, एक तानपुरा हो गया, एक मृदंग
पर भी इन्होंने क्या किया था, काम किया था। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्र की तुलना में घटिया है। यानी कि उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस जो मन में भ्रम था उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश की कि जो भारतीय वाद्य यंत्र है, यानी कि जो भारतीय वाद्य यंत्र है वो विदेशी वाद्य यंत्रों से क्या है, अच्छा नहीं है, खराब है। विदेशी वाद्य यंत्र क्या है, अच्छे हैं, और भारतीय वाद्य यंत्र क्या है, खराब है। यह कौन कह रहे हैं, तो जो सर सीवी रामन जो है वह बता रहे हैं बहुत सारे शोध करने के बाद। आगे देखिए, कह रहे हैं वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और उन्होंने और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किया। यानी कि वाद्य यंत्र के पीछे जो गणित छिपा था, वाद्य यंत्र के पीछे जो गणित छिपा था, उन्होंने उस पर बहुत अच्छे तरीका से अच्छा खासा सोचा समझा और काम किया, और उन्होंने बहुत सारे शोध पत्र को क्या किया था, प्रकाशित किया था। बहुत सारे शोध पत्र लोगों के सामने उन्होंने क्या किया था, लाकर दिया था, लोगों के सामने प्रकाशित किया था। आगे देखिए, आगे है कि उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। यानी कि जिस जमाने में सर सीवी रामन जो है शोध कर रहे थे, उस जमाने में एक क्या थे, एक प्रसिद्ध यानी कि सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा शास्त्री जो थे वो प्रसिद्ध थे, बहुत विख्यात थे। उनका नाम था आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी जी को जब सर सीवी रामन जी के बारे में मालूम चलता है तो उनको जानकारी मिलती है। तो उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। जब उनको जानकारी मिलती है तो उसी समय कलकत्ता में कॉलेज में प्रोफेसर के पद क्या हुआ था, निकला हुआ था। तो मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वो सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। यानी कि फिर उसके बाद जो आशुतोष मुखर्जी हैं उन्होंने सीवी रामन के सामने यह प्रस्ताव रखा कि जो आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं उस सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए और आके हमारे कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे जिसके साथ मिट्टी तनख्वाह और उनकी सुविधाएं जुड़ी हुई थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सीवी रामन को नौकरी करते हुए कितने वर्ष बीते थे। सीवी रामन को नौकरी करते हुए कितने वर्ष बीते थे, तो सीवी रामन को नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। सीवी रामन को नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। एक यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सीवी रामन को नौकरी छोड़ते वक्त किस बात को डर लग रहा था। सीवी रामन को नौकरी करते वक्त किस चीज का डर लग रहा था। सीवी रामन को नौकरी करते वक्त इस बात का डर लग रहा था कि वह प्रतिष्ठित सरकारी पद पर नियुक्त थे। वो प्रतिष्ठित सरकारी पद पर नियुक्त थे जिसमें उनके मिट्टी से लगाव था, उनकी जो सुविधाएं थी, उनके तनख्वाह, उनकी जो अनेक सुविधाएं थी उससे जुड़ी हुई थे। ठीक है, आगे देखिए, रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। सीवी रामन सरकारी नौकरी को कब इन्होंने छोड़ दिया, यहां से क्वेश्चन। सीवी रामन ने सरकारी नौकरी को कब छोड़ दिया था, सन 1917 में छोड़ दिया, और सन 1917 में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के नौकरी में आ गए। आगे देखिए, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी सर सीवी रामन के लिए सरस्वती की साधना जो सरकारी सुख सुविधा नौकरी करते हुए मिल रही थी उससे क्या थी, कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। यानी कि जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर के रूप में जॉब ज्वाइन किया तो अपना पूरा समय शैक्षणिक में, किसमें, शैक्षणिक माहौल में,
अध्ययन करने में, अध्यापन करने में और शोध करने में क्या करने लगे, बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग का वजह का सवाल हिलोर लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किया, जिसका परिणाम रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई, जिसका परिणति रामन प्रभाव के खोज के रूप में हुई। यानी कि जब वह सन 1921 ईस्वी में समुद्री यात्रा पर निकले और जब यह देखे कि भाई समुद्र का जो रंग है वो नीला ही क्यों होता है, तो वह सवाल उनके मन में पूरा क्या होने लगा, हिलोरने लगा, पूरा बेचैन करने लगा कि ए भाई आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, काला क्यों नहीं होता है, पीला क्यों नहीं होता है, लाल क्यों नहीं होता है। यह सवाल उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में पूरा एकदम हिलोर मारने लगा। क्या करने लगा, एकदम पूरा हिलोर मारने लगा। एकदम जैसे माठा को, जैसे दही को मारकर हम लोग क्या करने थे, माखन निकालते, उस तरह से एकदम हिलोर मारने लगा। तब उन्होंने आगे इस दिशा में क्या किया, प्रयोग किया, जिसका रिजल्ट यह रहा क्या, जिसका परिणाम यह रहा क्या कि प्रभाव, उसका प्रभाव क्या, खोज के रूप में, रामन खोज के रूप में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ, प्रभावित रूप से हुई। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणें के प्रभाव का अध्ययन किया। यानी रामन जो है अनेक प्रकार के ठोस के जो रवे होते हैं, ठोस के जो क्या होते हैं, रवे होते हैं, तरल पदार्थ होता है। अब भाई मैं रावों के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं समझाऊंगा, तरल पदार्थ के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं समझाऊंगा, यह आपको केमिस्ट्री वाले सर क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश की किरणें के प्रभाव का अध्ययन किया। अब प्रकाश की किरणें क्या होती है, तो यह आपको फिजिक्स के सर, फिजिक्स वाले जो सर है वो प्रकाश की किरणें के बारे में क्या करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही जान लीजिए कि जो सीवी रामन है, उन्होंने अनेक तरह के ठोस के रवे लिए और उसके बाद तरल पदार्थ पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से उन्होंने क्या किया, प्रकाश के किरणों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक वर्षीय प्रकाश की किरणें किसी तरल या ठोस रव पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उस वर्ण में परिवर्तित आ जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाया, क्या पाया भाई, कि जब एक वर्षीय प्रकाश की किरणें किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन हो जाती है। यानी कि जब सीवी रमन सर जो है उन्होंने 1 वर्ष के बाद पाया क्या, कि जब एक वर्षीय प्रकाश की किरणें किसी ठोस या किसी तरल पदार्थ से क्या होती है, वह गुजरती है, तो गुजरने के बाद जिस रंग से गुजरती है, जिस तरल पदार्थ के रंग से गुजरती है, उसी रंग में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। वजह यह होता है कि एक वर्षीय प्रकाश की किरणें के फोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। रीजन क्या है कि भाई जब जाते हैं और तरल पदार्थ से टकराते हैं तो उसी रंग में हो जाते हैं। तो रीजन यह है कि जब प्रकाश की किरणें, जब एक वर्षीय प्रकाश की किरणें फोटोन जब तरल पदार्थ या ठोस से जाकर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, या तो जो फोटोन होता है अपना कुछ जो ऊर्जा होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होता है वह खो देता है, या टकराने के बाद जो होता है एनर्जी क्या करता है, पा लेता है। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के वर्ण यानी रंग में बदलाव लाती है। यानी कि या तो जब खोएगा, अपनी ऊर्जा खोएगा तो भी उसमें परिवर्तन होगा, या उसमें जब एनर्जी आएगा, जब ऊर्जा आएगा तो भी दोनों क्या होगा, उसमें परिवर्तन होगा। दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, प्रकाश के रंग में क्या होता है, बदलाव होता है। एक वर्षीय प्रकाश की किरणें में जब सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। यानी कि सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है, क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है कि एक वर्षीय प्रकाश की किरणें में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग में होती है, तो एक वर्षीय प्रकाश की किरणें में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग में होती है। ठीक है, बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल।
सबसे कम किसमें होता है? एक वर्षीय प्रकाश की किरणें में सबसे कम ऊर्जा किसमें होता है? तो लाल रंग में होता है। किसमें होता है? लाल रंग में होता है। इस प्रकार लाल वर्षीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस द्रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण के में ऊर्जा खोता है या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। इन्होंने यह बता दिया कि भाई समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। रीजन यह होता है कि एक वर्षीय प्रकाश की किरणें जब किसी तरल पदार्थ के या ठोस पदार्थ के रवों से टकराते हैं, तो टकराने के बाद अपनी ऊर्जा को खो दें या पाते हैं, दोनों ही स्थिति में उनके जो रंग होते हैं, उनके रंग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उनके कलर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं कि जो एक वर्षीय प्रकाश की जो किरणें होती है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा बैगनी रंग में होता है। और सबसे कम ऊर्जा किसमें होता है? तो लाल रंग में सबसे कम ऊर्जा होता है। इसका परिणाम इन्होंने बताया। किसने बताया? सर सीवी रामन ने बताया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि रामन की खोज भौतिक के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। यानी कि भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक जगत में सर सीवी रामन जो है, उनकी खोज एक क्रांति की तरह थी। किसकी तरह थी? क्रांति के समान थी भौतिक क्षेत्र में एकदम। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। जो यह बताए सर सीवी रामन ने यह बताया कि जब एक वर्षीय प्रकाश की किरणें जब किसी से टकराती है, तो उसका वह या तो अपनी ऊर्जा खोती है या पाती है। तो इसका परिणाम यह हुआ है कि जो सर आइंस्टाइन थे, जो क्या थे? सर आइंस्टाइन थे, उन्होंने प्रकाश के प्रकृति में बताया था, तो उसका यह परिणाम दे दिए। उसका क्या कर दिया? परिणाम दे दिए। आइंस्टाइन ने पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान होती थी। इससे पहले आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती, यानी कि आइंस्टाइन से पहले पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। यानी कि जो आइंस्टाइन ने बताया था, आइंस्टाइन के बताने से पहले जो वैज्ञानिक थे, वो प्रकाश को ऐसे तरंग के रूप में क्या करते थे? मानते थे। क्या करते थे? तरंग के रूप में मानते थे। लेकिन जब सर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश जो है, सर आइंस्टाइन ने बताया क्या? जो प्रकाश है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों का, एकदम सूक्ष्म कणों का, जिसको हम लोग अपनी आंखों से क्या कर सकते? नहीं देख सकते। अत्यंत सूक्ष्म कणों का क्या है? तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। और जो प्रकाश की जो सबसे सूक्ष्म कण है, प्रकाश की जो सबसे सूक्ष्म कण है, उसकी तुलना किससे की? बुलेट से की। और उस किरणों का नाम क्या दे दिया भाई? फोटॉन नाम दे दिया। उस किरणों का क्या नाम दे दिया? फोटॉन नाम दे दिया। तो आप लोगों का एक साइंस का भी क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो समझ लीजिए कि प्रकाश, एक वर्षीय प्रकाश की सबसे सूक्ष्म कण का क्या नाम है? सबसे सूक्ष्म कणों का क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? फोटॉन नाम है। क्या नाम है? फोटॉन नाम है। रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष परिणाम दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरणें तीव्रगामी सूक्ष्म कणों को प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। यानी कि आइंस्टाइन ने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित नहीं दिया, लेकिन जब सीवी रामन ने इसको शोध करके बताया, तो जो सर आइंस्टाइन जो थे, अपने बताए थे यह विचार, तो इनका जो विचार बताया था उसका पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण सीवी रामन के द्वारा क्या कर दिया गया? दिखा दिया गया। एकदम साफ तौर पर यह क्या कर दिया गया? प्रमाणित कर दिया गया। साफ तौर पर यह प्रमाणित कर दिया गया कि प्रकाश की जो किरणें होती है, सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में क्या करती है? व्यवहार करती है, न कि तरंग के रूप में। ठीक है, तरंग के रूप में व्यवहार नहीं करती है, सूक्ष्म कणों के रूप में सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में क्या करती है? व्यवहार करती हैं। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। यानी कि जब सीवी रामन ने इस सारे चीजों का खोज किया
तो जो पदार्थ के अणु होते हैं और परमाणु होते हैं, इन पर रिसर्च करना, इन पर खोज करना और क्या हो गया, आसान हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यानी कि जब इस बात का खोज नहीं हुआ था, जब सीवी रामन ने इस बात को नहीं बताया गया था कि जो प्रकाश की किरणें होती है, जो एक वर्षीय प्रकाश की किरणें होती है, किसी चीज से टकराने के बाद, किसी ठोस के तरल पदार्थ के या ठोस के कण से टकराने के बाद उसी रंग में या तो वो अपनी ऊर्जा खोती है या अपनी ऊर्जा क्या करती है, पाती है, और उसे किसी भी स्थिति में क्या करती है, उसी रंग में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जिस समय इस बात का मालूम नहीं था तो उस समय अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना को जानने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था, जो कि इससे क्या था, काम करना क्या था, बहुत मुश्किल था। क्या था, बहुत मुश्किल था, और गलतियां होने की संभावना भी क्या रहती थी, अधिक रहती थी। रामन के खोज के बाद पदार्थों का आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिए जाने लगा। यानी कि जब सीवी रामन ने यह खोज कर दिया गया, तो इस खोज करने के बाद पदार्थों का आणविक या परमाणविक संरचना का जब अध्ययन किया जाता था, तो उस समय जो सीवी रामन जो खोज करके बताए थे, यानी कि रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिए जाने लगा। यह तकनीकी एक वर्षीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना का सटीक जानकारी देती थी। यानी कि जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी था वह एक वर्षीय प्रकाश में, किसमें, एक वर्षीय प्रकाश के वर्ण में जो परिवर्तन होता था, क्या होता था, जो परिवर्तन होता था, या पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं में क्या कि संरचना के जो संरचना होती थी, उस संरचना का सटीक और सही जानकारी देता था। ठीक है, इस जानकारी के वजह से पदार्थ का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और तथा उनके उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है। यानी कि जब यह जानकारी मिल गई, तो इस जानकारी के वजह से किसी पदार्थ का संश्लेषण, किसी पदार्थ के ऊपर खोज करना, किसी पदार्थ के ऊपर अध्ययन करना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया, और तथा उनके उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप तैयार करना क्या हो गया था, एकदम संभव हो गया था। क्या हो गया था, कृत्रिम रूप निर्माण करना, कृत्रिम रूप बनाना क्या हो गया था, संभव हो गया था। आगे देखिए, अब देखिए, रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया। यानी कि रामन का जो प्रभाव था, इस खोज ने रामन को पूरे विश्व के जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उन पंक्तियों में सीवी रामन का भी नाम आने लगा। ठीक है, पुरस्कारों और सम्मानों की तो ऐसी झड़ी लगी रही, उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। यानी कि पुरस्कार का और सम्मान का कोई ही कमी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पुरस्कार का और सम्मान का क्या है, एकदम झाड़ी लग गया है, एकदम झाड़ लग गया पुरस्कार को। उनको सन 1924 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिली। सन 1929 ईस्वी में सर की उपाधि मिली। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन एक बन गया आप लोगों को कि सीवी रामन को सर की उपाधि कब मिली थी, सीवी रामन को सर की उपाधि कब मिली थी। तो सन 1929 ईस्वी में सीवी रामन को सर की उपाधि मिली थी। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, उसके ठीक अगले साल सन 1930 ईस्वी में जो क्या था, विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार था भाई, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिक के क्षेत्र में सीवी रामन को सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मिला था, तो भौतिक नोबेल पुरस्कार। यानी भौतिक नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मेतेयुसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का
फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, बहुत सारे इनको क्या हुआ था, पुरस्कार मिला था। सन 1954 ईस्वी में रामन को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहां से एक और क्वेश्चन बन गया भाई कि कब सीवी रामन को भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो सन 1954 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान जिसको हम लोग भारत रत्न बोलते हैं उससे सम्मानित किया गया था। ये देखिए भारत रत्न का क्या है, फोटो है। इसी पद से हमारे जो सीवी रामन है इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, सम्मान दिया गया था। ठीक है, वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले कौन ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो उन वैज्ञानिक का नाम था, क्या भाई नाम था, सर सीवी रामन। क्या नाम था? सीवी रामन नाम था। क्या नाम था? सर सीवी रामन। समझ में आया? भारत के प्रथम वैज्ञानिक थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक मिल नहीं पाया। यानी कि उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक मिल नहीं पाया है। यानी कि उनके बाद अभी तक किसी अन्य वैज्ञानिक जो भारतीय नागरिकता को पाने वाले हैं उनको अभी तक किसी को नहीं मिला है यह पुरस्कार। ठीक है, वे अधिकांश सम्मान और उस दौरे में मिल जाते जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और सोचिए जिस समय भारत गुलाम था उस समय इतने बड़े बड़े सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पदक मिला था। जिस समय भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। जैसे जैसे सर सीवी रामन को पुरस्कार मिलते गया तो भारत को ऐसा लगा कि नहीं, धीरे धीरे जो है हमारा अब धीरे धीरे इनसे गुलाम होने का आत्मसम्मान मिल रहा है, आत्मविश्वास हो रहा है कि अब इनसे गुलामी का क्या होने वाला, जंजीर हटने वाला है। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में एक नई भारतीय चेतना को क्या किया था, जागृत किया था। विज्ञान के क्षेत्र में नई भारतीय चेतना को जागृत किसने किया था? तो सर सीवी रामन ने विज्ञान के क्षेत्र में नई भारतीय चेतना को क्या किया था, जागृत किया था। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव था। यानी कि भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो क्या थी, संस्कृति थी, इनके भारत देश की संस्कृति से रामन को हमेशा एकदम गहरा लगाव था। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। यानी कि उनको बहुत सारा प्रसिद्धि मिली, फिर भी उन्होंने जो है अपना पहनावा, जो अपना संस्कृति है, उन्होंने नहीं छोड़ा। और आजकल क्या है, थोड़ा सा भी तो क्या बोलते हैं, प्रसिद्धि मिलने लगता है ना, तो अपने संस्कृति को लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि बड़ों का आदर क्या होता है, अपने भारत देश का पहनावा क्या है, ये सारे चीज को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन ये जो सर सीवी रामन है उनको इतना सारा पुरस्कार मिला, इतना सारा उपाधियां मिली, फिर भी उन्होंने अपनी संस्कृति और अपना जो क्या बोलते हैं पहनावा, उस पहनावे को नहीं छोड़ा। ठीक है, आगे देखिए, वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। यानी कि वह एकदम शुद्ध शाकाहारी थे। क्या थे? शुद्ध शाकाहारी थे। मदिरा का मतलब होता है शराब, और वह शराब से क्या थे, बहुत परहेज रखते थे। यानी शराब से बहुत परहेज रखते, शराब से उनको क्या थी, दुश्मनी थी। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। जब उन्होंने नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कहां गए, स्टॉकहोम गए, तो उन्होंने अल्कोहल यानी जो शराब है उस शराब पर उन्होंने कुछ शोध किया। उन्होंने क्या किया, शोध किया, रामन प्रभाव को क्या किया, प्रदर्शित किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई
कसर नहीं छोड़ी तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से क्यों परहेज। यानी एक जो पार्टी का आयोजक करता थे, उन्होंने मस्ती मजाक में रामन से कहा कि जो रामन है अल्कोहल के ऊपर रामन प्रभाव छोड़ने में, रामन अल्कोहल के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं, उनको कोई चिंता नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दुख नहीं है, तो फिर रामन के ऊपर समझिएगा, रामन के अंदर शराब पीने में या कुछ करने में, रामन पर अल्कोहल का प्रभाव करने में, किसके, रामन के, समझिएगा, रामन पर अल्कोहल का प्रभाव, रामन पर अल्कोहल का प्रभाव, और वहां क्या था, अल्कोहल पर रामन का प्रभाव, शब्दों का अंतर समझिएगा। क्या, रामन, देखिए, अल्कोहल पर रामन का प्रभाव, यानी कि रामन ने जो शराब है अपना कुछ उस शराब के ऊपर कुछ क्या किया था, शोध किया था, करके दिखाया था। लेकिन अब उस पार्टी के आयोजकर्ता में से कोई एक व्यक्ति मस्ती मजाक में कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि रामन पर अल्कोहल के प्रभाव, यानी कि अब अल्कोहल जो है, रामन मतलब अल्कोहल पीने के लिए बोल रहा है, तो अल्कोहल पीने में क्यों परहेज है, क्या दिक्कत है। जब रामन ने अल्कोहल के ऊपर क्या किया था, खोज प्रभाव दिया था, तो अल्कोहल कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन जब अल्कोहल का प्रभाव रामन पर करना है तो उससे क्या दिक्कत है, क्यों परहेज कर रहे हैं। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। यानी कि जो सीवी रामन है, उनका जो वैज्ञानिक व्यक्तित्व है वह केवल शोधकर्ता तक ही नहीं सीमित हुआ था, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना और देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन का विकास के प्रति समर्पित था। बल्कि उनके अंदर इस बात की भी चेतना जगी हुई थी कि हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के प्रति समर्पित है, कि हमारे देश में वैज्ञानिक की क्या होगी, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास कैसे होगा, हमारे देश में नए नए वैज्ञानिक कैसे बनेंगे, उनके प्रति उनका विकास कैसे होगा, किस तरीका से हमारे देश की वैज्ञानिक संस्थाएं क्या होगी, बढ़ेगी, उस सारे चीज के बारे में रामन जो है अंदर से एकदम क्या थे, समर्पित थे। उन्होंने अपने शुरुआती दिन में हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ता था। वह कभी भी अपने पुराने दिन को नहीं भूले थे। अपनी ऊंचाइयों, इतनी बुलंदी के पाने के बाद में, नोबेल पुरस्कार पाने के बाद में, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पाने के बाद में, और बहुत सारे पुरस्कार पाने के बाद में, रामन जो सीवी रामन है, उन्होंने अपनी पुरानी जो यादें हैं, अपनी पुराने जो दिन है, आज तक नहीं भूले कि उनको स्टार्टिंग पीरियड में शोध करने में, खोज करने में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वो सारे चीज इनको क्या था, याद था। लेकिन आज का अगर बात किया जाए, आज के समय की बात किया जाए, जब लोग थोड़ा सा एक श्रेणी या दो श्रेणी ऊपर जाते हैं तो अपनी हद को क्या करते हैं, भूल जाते हैं कि हम पहले क्या थे, हम पहले कहां से उठ के आए थे और कहां अभी हैं, और जहां वो व्यक्ति पहले खड़ा था, उस व्यक्ति अपने लेवल के व्यक्ति को क्या करने लगता है, जो पूरा निचले लेवल का व्यक्ति है, सताने लगता है। तो वह सारा चीज ये सीवी रामन जी को क्या था, याद था कि उनको किस तरह से क्या करना था, किए थे, संघर्ष किए थे अपने आप को शोध करने के क्षेत्र में। तो उनको इस बात की हमेशा चिंता लगी रहती थी, कि हमारी अगर देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना है तो ये सारे चीजों में क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। ये सब चीज को देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक प्रयोगशाला की क्या किया, स्थापना किया। और वो कहाँ स्थापना किया, तो बेंगलोर में। कहाँ स्थापना किया, तो बेंगलोर में। और उन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर, रामन के ही नाम पर, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ही वो क्या कर जाए, वो शोधकर्ता, वो प्रयोगशाला जानी जाती है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। यानी कि भौतिक शास्त्र के अनुसंधान केंद्र में, यानी भौतिक शास्त्र के प्रयोगशाला में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की।
अपने अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। यानी कि जब तक से वह जीवित रहे तब तक से उन्होंने सैकड़ों छात्रों को क्या किया था, मार्गदर्शन किया था, दिशा बताया था शोध के क्षेत्र में से। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। उन्हीं में से कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका भी संपादन करते थे। यानी कि जैसे एक दीपक को जलने के बाद कई दीपक क्या होते हैं, जल जाते हैं, उसी तरीका से जो सीवी रामन है उनके पढ़ाए गए शोधकर्ता जो छात्र हैं, उन छात्रों से बहुत सारे क्या हो गए, बड़े बड़े जगहों पर क्या हो गए, वैज्ञानिक बन गए और उनमें से कई बड़े बड़े पदों पर क्या हुए, बैठ गए, प्रतिष्ठित हुए और धीरे धीरे विज्ञान का क्या हुआ, प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और विज्ञान और वे क्या, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक करेंट साइंस नामक पत्रिका का भी क्या किया था, संपादन करते थे। करेंट साइंस नामक पत्रिका में का भी क्या करते थे, संपादन करते थे। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की प्रकाश की किरणें से पूरे देश को अवलोकित और प्रभावित किया। यानी कि रामन का जो प्रभाव है वह केवल प्रकाश की किरणें तक ही सीमित नहीं था। यानी कि रामन ने जो प्रकाश की किरणें हैं उसके बारे में बता दिया, खोज कर दिया, वहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका जो जीवन है, उनका जो क्या है, जीवन है, उनका जो व्यक्तित्व प्रकाश है, उनके द्वारा जो उनसे सीखने की जो प्रकाश है, व्यक्तित्व की जो प्रकाश है, उस प्रकाश से, उस किरणों से पूरे देश को अवलोकित किया, पूरे देश को क्या किया, अवलोकित किया और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई और सीवी रामन की मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 में हुई, जब वह 82 वर्ष के हुए तब। यानी यहां से क्वेश्चन, कितने वर्ष की उम्र में सीवी रामन की मृत्यु हुई, तो 82 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 21 नवंबर 1970 ईस्वी को सीवी रामन की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं, आगे है, रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही एक संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रहे विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें। रामन जो है एक वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने हम लोग को संदेश दिया। क्या संदेश दिया, कि हमारे आसपास जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास जो प्राकृतिक घटनाएं होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करते रहे, छानबीन करते रहे, खोज करते रहे। तभी तो उन्होंने संगीत से सुर ताल और प्रकाश की किरणों के आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत का खोज निकाला। अगर सीवी रामन ने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया होता कि भाई कैसे होता है, क्यों होता है, तो वो भी इतने ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमारे अगल बगल जो भी घटनाएं घट रही हैं उस घटनाओं के ऊपर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए। पहले इन्होंने सुर ताल से जो आवाज निकलता था उसके ऊपर से रहस्य हटाया, उसके बाद प्रकाश के किरणों का जो रहस्य उलझा था उस रहस्य को क्या किया, सुलझा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है। यानी कि हमारे अगल बगल में बहुत सारे ऐसी चीजें क्या हुई हैं, पड़ी हैं, जिसको हम लोग मालूम नहीं कर पाते हैं। और लोग क्या, वो हम लोग को क्या करती हैं, तलाश करती है, खोजती है, कोई हमको भी आए और हमारे बारे में क्या करे, बताएं। मतलब एक पात्र की तलाश में है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्यों का भेदन करने की जरूरत है। तो एक ऐसे इंसान की जरूरत है, सीवी रामन जैसे क्या है, इंसान की जरूरत है, क्योंकि रामन के जीवन से प्रेरणा लेकर और प्राकृतिक में छोटे छोटे चीजों में छुपे हुए रहस्यों को क्या करने का, खोज करने का, प्राकृतिक में छुपे हुए रहस्यों का क्या करने का, खोज करने का, भेदन करने का क्या है,
रहस्य मिले। तो यहां से जो होता है यह पाठ की क्या होती है, समाप्ति होती है। लेकिन नहीं 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 भाई नहीं, लेसन कैसा लगा, आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए। अभी हम चेक करेंगे कौन कौन लोग कितना पढ़ाई किया। इससे हमने 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकाल के रखा है, वह पहले आते हैं, देखते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्या है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। आओ जरा देखें किसने कितना पढ़ा, आज आओ जरा देखते हैं किसने कितना पढ़ाई किया। आओ देखते हैं भाई, आगे क्या है भाई, देखिए कह रहा है कि पेड़ से सेब नीचे गिरने के पीछे रहस्य को सबसे पहले किसने समझा था। पेड़ से सेब नीचे गिरने से, पेड़ से सेब के नीचे गिरने से पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले किसने देखा था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी लेखक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर वेंकट रामन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना समझा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामन के पिता रामन को बचपन से ही पढ़ाते थे। रामन के पिता रामन को बचपन से क्या पढ़ाते थे भाई, रामन के पिता रामन को बचपन से क्या पढ़ाते थे। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने गणित और विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी गणित और फिजिक्स, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान और हिंदी, ऑप्शन नंबर डी फिजिक्स और हिंदी। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है ताकि मालूम चले कि भाई कितना आप लोगों ने पढ़ाई किया है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर वेंकट रामन के लिए कौन सा काम करना कठिन था। चंद्रशेखर वेंकट रामन के लिए कौन सा काम करना कठिन था। आप लोग के सामने ऑप्शन प्रस्तुत होता है। ऑप्शन नंबर ए पिता की आज्ञा मानने का, प्रकाश का रंग बताने का, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का रंग बताने का, ऑप्शन नंबर सी है नौकरी छोड़ने का, और ऑप्शन नंबर डी है अनुसंधान का कार्य करने का। इसका भी आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में देना है ताकि हमको मालूम चले कि आप लोगों ने कितना पढ़ाई किया है। आज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मिलते मिलते इस क्वेश्चन का, इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका आंसर क्या कीजिए, कमेंट में दीजिए। जिसका भी अक्षर है, जिसका भी क्या होगा आंसर सही होगा, उसका नाम हम उसका जो नाम है नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अनाउंस कर देंगे, बोल देंगे कि उस स्टूडेंट ने क्या किया था, सही आंसर दिया था। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।